Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, BMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos timely. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about classification of the contract part 2. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को. उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर टू लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. आज हम स्टडी करेंगे द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अंडर द मेथड ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ टू काइंड्स. के टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती हैं. ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. Executed contract. There are the contracts where the parties perform their obligations immediately as soon as the contract is formed. इसमें यह बात बताई गई है कि जब दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह बनता है तो एज सुन एज पॉसिबल वो अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर चुकी होती हैं, कर लेती हैं. इमीडिएटली अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर लेती हैं. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर जाएं या कर लें अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. Example of executed contract. John has been looking at a TV he want to purchase. कि जॉन ने एक टीवी ख़रीदना था. After deciding to go forward with the purchase, John walks into the electronic store and pays for the TV in cash. कि जॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर गया और उसने टीवी के लिए कैश पे कर दिया और टीवी ले लिया. जॉन वॉक्स आउट ऑफ द स्टोर विद द टीवी एंड द स्टोर हैज़ द फुल पेमेंट. उसने टीवी ले लिया और बाहर निकल आया और उसके बदले में पेमेंट भी दे दी पूरी. अब दोनों पार्टीज़ में, इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर दी. कि शॉपकीपर ने टीवी दे दिया और जॉन ने पेमेंट कर दी, तो दोनों की ऑब्लिगेशंस परफॉर्म हो गई. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसिडर्ड एग्जीक्यूटेड सिंस द टीवी वॉज पेड फॉर इन फुल एंड ऑल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर मेट. कि इसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट में वो फुलफिल हो गई थी और दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस भी परफॉर्म कर दी थी. Next is executory contract. In this contract, the obligations of the parties are to be performed at the later time. कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अभी दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना होता है. There are many types of executory contracts, some more complex than others. First one is rental lease. Tenant is required to pay the landlord rent. Landlord required to provide living space. Rental lease क्या होती है कि जो टेनेंट होता है, मतलब जो है रेंट पे जिसने रहना होता है, तो वो लैंडलॉर्ड को उसका रेंट पे करेगा और जो मालिक होता है उस ज़मीन का वो उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट लीज. बोरोअर मस्ट पे रेंट ऑन द इक्विपमेंट बोरोड. कि जो इक्विपमेंट उसने बोरो किया है उसके लिए वो रेंट पे करेगा और रेंटर मस्ट बी प्रोवाइड इक्विपमेंट, और वो जो नेक्स्ट पार्टी होगी वो इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी. डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंट्रैक्टर रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम द ओनर. कि ओनर से, जो कंट्रैक्टर है वो ओनर, जो बिल्डिंग का ओनर है उससे पेमेंट रिसीव करेगा. वन बिल्डिंग माइलस्टोन आर कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म्स ड्यूटीज़ फॉर द बिल्डिंग ओनर. के इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बाद पेमेंट लेने के बाद अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज़ कार लीज़. लीज़ कहते हैं किराया, रेंट पे जिसको कहते हैं. नेक्स्ट इज़ कार लीज़. कंज्यूमर मेक लीज़ पेमेंट टू द डीलरशिप. द डीलरशिप प्रोवाइड द कार इन रिटर्न. के कंज्यूमर जो है जिसने कार लेनी है लीज़ पे वो पेमेंट देगा और उसके बदले में डीलरशिप जो है उसको कार देगा. एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जॉन हैज़ बिन लुकिंग एट द टीवी ही वांट्स टू परचेज. ये सेम वैसी एग्जाम्पल है लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं क्योंकि वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. जॉन हैज़ बिन लुकिंग एट द टीवी ही वांट टू परचेज. कि वो
जो उसने एक टीवी परचेज़ करना था। आफ्टर सम डिबेट ही फाइनली डिसाइड्स टू गो लीज इट इंस्टेड, कि इसने अब आफ्टर सम डिबेट मतलब कुछ टाइम के बाद उसने डिसाइड किया कि वो लीज़ पे उसको लेगा, मतलब उसको रेंट पे लेगा और साथ साथ उसका रेंट पे करता रहेगा इंस्टॉलमेंट्स में जब तक कि उसकी पेमेंट पूरी नहीं हो जाती। जॉन एंटर्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, साइंस अ लीज एग्रीमेंट, कि वो स्टोर में गया और उसने लीज एग्रीमेंट साइन किया डेट स्टेट्स दैट ही विल पे $100 पर मंथ, कि वो एक मंथ में $100 पे करेगा अनटिल द परचेज प्राइस हैज़ बीन पेड इन फुल, जब तक कि उसकी पूरी परचेज प्राइस जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हर मंथ वो $100 जो है वो पे करता रहेगा। अनटिल जॉन मेक्स द फाइनल पेमेंट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, जब तक जॉन अपनी सारी पेमेंट फाइनल पेमेंट कर नहीं देता तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलता रहेगा, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक। The parties of the contract. Under the method of parties of the contract may be of two kinds. के parties किस टाइप्स की हो सकती हैं, इसमें दो काइंड्स हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टीज ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट, देयर फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल, कि कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट टू पार्टीज़ लाजमी होनी चाहिए तो वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर दो से ज़्यादा होंगी तो वो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बायलेटरल होते हैं या फिर मल्टीलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स वन पार्टी हैज़ टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस वेयर एज द अदर पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी तो अपनी ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म कर चुकी होती है, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है। तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूनि का मतलब होता है एक। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह हुआ कि इसमें से अभी एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना होता है। द मेथड ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द मेथड ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ टू काइंड्स, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्मेटेड बाय सेटिस्फाइड ऑल द एसेंशियल फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स जो हैं उन्हें सेटिस्फाई किया गया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे के सारे एसेंशियल पाए जाते हैं। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फेल टू सेटिस्फाई ऑल और एनी ऑफ द एसेंशियल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें या तो सारे एसेंशियल्स जो हैं वो सही तरीके से ना हो, या सारे एसेंशियल्स मौजूद ना हो, या उनमें से कोई एक एसेंशियल भी मौजूद ना हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। द मेथड ऑफ लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी के हिसाब से इसकी हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे। अंडर द मेथड ऑफ लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ 5 काइंड्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, voidable कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। अब हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे इन डिटेल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? एन एग्रीमेंट विच सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज़ इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसीडर होते हैं जिसमें तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स भी पाए जाते हों और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ इन्फोर्स करवा सकता हो, जो कोर्ट में भी वैलिड कंसीडर हो और उसमें कॉन्ट्रैक्ट के तमाम एसेंशियल्स कंप्लीट हों, पूरे हों, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज़ फेल टू सेटिस्फाई ऑल और एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर या तो तमाम एसेंशियल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के पूरे ना हो या फिर उनमें से कोई एक भी मिसिंग हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं कंसीडर होता। एंड विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, और ऐसा एग्रीमेंट जो है वो उसे लॉ भी इन्फोर्स नहीं करवा सकता होता और कोर्ट में भी वो वॉइड कंसिडर होता है, वैलिड कंसिडर नहीं होता। दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अ वॉइड एग्रीमेंट हैज़ नो लीगल फैक्ट, इसकी कोई लीगल जो है हैसियत नहीं होती, कोई कानूनी हैसियत ऐसे एग्रीमेंट की नहीं होती। इट कन्फर्स नो राइट ऑन एनी पर्सन,
and created no obligations. और इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों पार्टीज़ में से किसी के ऊपर कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं क्रिएट होते, किसी का कोई हक नहीं होता, किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं होता। इसमें एग्जांपल देखेंगे, एन एग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर। अब ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर एग्रीमेंट करते हैं, जैसे 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, अगर वो एग्रीमेंट करेंगे तो वो माइनर एग्रीमेंट्स होंगे और वो वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, उनकी कानूनी कोई हैसियत नहीं होती। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज़ enforceable by law at the open of one or more parties of the contract but not at the open of the other or others is a voidable contract। इसमें ये बात बताई गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सबके ऊपर, सबके सामने ओपन होगा बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस या तमाम फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। Avoidable contract is one which can be avoided and satisfied by some of the parties to it until it is avoided, it is a good contract। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक गुड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको अवॉइड किया जाए तमाम पार्टीज़ की तरफ से। इसमें एग्जांपल आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रॉट अबाउट बाय कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल दी गई है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वॉइडेबल करार दिए जा सकते हैं। उनमें है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कोर्शन मतलब ज़बरदस्ती या अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब ज़बरदस्ती के तहत या किसी के ऊपर बाय फोर्स, अप्लाइंग फोर्स जो है यूज़ करके उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए राज़ी किया जाए, और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड मतलब गलत बयानी करके या फ्रॉड करके उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। एन अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट इज़ वन विच कैन नॉट बी एनफोर्सिंग इन कोर्ट, जिसे कोर्ट जो है वैलिड करार नहीं देती और एनफोर्स नहीं करवा सकती। फॉर इट्स टेक्निकल एंड फॉर्मल डिफेक्ट, के इसमें ऐसे कुछ टेक्निकल या फॉर्मल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या किसी चीज़ उसमें कोई असेंशियल पूरा नहीं है, या वो जो केस है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है जैसे कि एन एग्रीमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रजिस्टर बट नॉट रजिस्टर्ड, कि ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ कहता है कि ये रजिस्टर होने चाहिए और अगर वो रजिस्टर नहीं हुए तो ये अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे कि एन एग्रीमेंट और इसके अलावा एन एग्रीमेंट विद नॉट सेटिस्फाइड स्टैम्प, कि उसके ऊपर जो अगर कोई स्टैम्प रिक्वायर्ड है और वो स्टैम्प भी उसके ऊपर नहीं लगी हुई तो ये अनएनफोर्सेबल होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? एन इलीगल एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ अगेंस्ट अ लॉ इन्फोर्सिंग इन पाकिस्तान। इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो पाकिस्तान के लॉ के अगेंस्ट होते हैं या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं और उसे जो है पाकिस्तान में उसे वैलिड करार नहीं दिया जा रहा होता। ये ऐसे कोई समझ लो कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें आपका सब्जेक्ट मैटर ही इलीगल है। जैसे आप लोग शराब पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो शराब एक इलीगल चीज़ है, पाकिस्तान में हराम करार दी गई है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और हमारे लॉ के मुताबिक भी ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो फिर ऐसा इलीगल एग्रीमेंट होगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है एन एग्रीमेंट टू कंपाइल्ड मर्डर, के मर्डर का जो भी कोई एग्रीमेंट होगा या किसी से मर्डर करवाना खुद या खुद मर्डर, दो पार्टीज़ मिलके मर्डर कर रही हैं तो वो इलीगल एग्रीमेंट होगा। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.